नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। सबसे बड़ी जो खबर है वो ईरान के मुतल्लिक है। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के दो अखबारों ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर ब्रेक की थी कि इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है ईरान के ऊपर हमले की। वो अगले 6 महीने में कभी भी हमला कर सकता है, बस उसको इंतजार यह है कि अमेरिका ग्रीन सिग्नल दे दे। जाहिर है इसके बाद ईरान से रिएक्शन होता, और ईरान से जो रिएक्शन है वो कई रूप में बाहर आया है। अगर आप इरना को देखेंगे, जो ईरान के गवर्नमेंट का, ईरान की जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी न्यूज वेबसाइट है, उसका अपना चैनल है, तो एक बहुत बड़ी बात वहां पे आपको दिखाई देगी। अभी तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर कुछ दब के, कुछ झुक के, कुछ बचा के बात करता था। कल जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनका बयान छपा है, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि उनके पास जो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट है, ईरान का जो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट है, उस प्लांट में और एक्सटेंशन किया जाएगा। यानी बजाय अमेरिका की धमकी पर झुकने के, उन्होंने यह फैसला किया है कि न्यूक्लियर प्लांट को और बड़ा किया जाएगा। बहुत सीधी सी बात है कि ईरान इस हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा है। वो जानता है कि यह खबर जो दो अखबारों में ब्रेक कराई गई है वो धमकी की तरह ब्रेक कराई गई है। ट्रंप ने यह कहा था कि वो ईरान से बातचीत करना चाहते हैं। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं वो ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि इजराइल हमले के लिए तैयार है। यही वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका हमसे बातचीत नहीं करना चाहता है, अमेरिका चाहता है कि हम घुटनों पर आ जाएं। और यही सच है। अमेरिका ये जो पूरा खेल खेल रहा है, दो अखबारों में न्यूज ब्रेक कराना, राष्ट्रपति की जानिब से कहना कि हम बात करना चाहते हैं, इजराइल से लगातार धमकियां दिलवाना, इन सब के पीछे खेल यह है कि ईरान डर जाए, ईरान झुक जाए और अमेरिका के साथ समझौता कर ले। अमेरिका क्या, इजराइल के सामने घुटनों पर बैठ जाए और हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का साथ देना बंद कर दे। यही चाहते हैं ट्रंप और यही चाहते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। लेकिन इस बार पेजेश्कियन ने, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, जो बयान दिया है वो बयान बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा है ईरान विल नॉट बैक डाउन, यानी ईरान झुकेगा नहीं। और इसके साथ जोड़ लीजिए वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हमसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हम कैपिटुलेट कर जाएं। वो जो चाहते हैं वो हम कर दें, वो जैसा आदेश देते हैं, जैसा हुक्म देते हैं, उस हुक्म के सामने हम झुक जाएं, ये चाहता है अमेरिका, और हम झुकेंगे नहीं। इन दोनों बयानों को जोड़कर इसके मानी क्या है वो आप साफ साफ समझ सकते हैं। और ये मानी तब और समझ में आ जाते हैं जब पिछले 1 महीने से ईरान लगातार नए नए हथियारों को पब्लिक कर रहा है, पब्लिकली बता रहा है कि हमने कौन कौन से हथियार डेवलप कर लिए हैं। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज शानदार डेवलप कर ली हैं हथियारों को रखने की, ताकि इजराइल अगर बम गिराए तो हथियार उसके बर्बाद ना हो। और कल उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना ली है। अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कोई रिवॉल्वर बंदूक नहीं है कि हर मुल्क के पास होती है, गिने चुने मुल्कों के पास होती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब यह हुआ कि अब उनकी नेवी काफी मजबूत हो जाएगी, पानी के अंदर से वो मिसाइलें दाग सकेंगे, सुपरसोनिक मिसाइलें दाग सकेंगे, जो इजराइल के इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक को कवर कर सकती है। तो ट्रंप भले आए हों पीस मेकर बन के, लेकिन ट्रंप बेसिकली पूरी दुनिया में जंग का माहौल बना रहे हैं। जब से वो आए हैं सिर्फ धमकियां धमकियां धमकियां, लगातार धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने पुतिन को धमकी दी कि अगर आपने यूक्रेन के साथ बातचीत में हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके ऊपर और सैंक्शन लगा देंगे। ये धमकी आई उनके उपराष्ट्रपति जो इवांस हैं उनकी जानिब से यह धमकी आई है। अब जो पुतिन 2014 के बाद से ही और इधर पिछले 4-5 सालों से यूक्रेन को परेशान किया हुआ है, अकेला लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़े हो गए थे, लेकिन पुतिन अकेला लड़ रहा है और यूक्रेन को दांतों चने चबवा रहा है। इनके सारे सैंक्शन झेल चुका, वो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वो इवांस की धमकी से डर जाएगा, ये नामुमकिन है। वो डरा हुआ भी नहीं है। ये सब धमकियां दूसरों को सुनाने के लिए दी जा रही हैं। अंदर अंदर तो ट्रंप साहब जो हैं वो पुतिन से बात कर रहे हैं। ऐसे ही धमकी दी गई इजिप्ट को। इजिप्ट को कहा गया कि गजा के लोगों को, गजा को खाली कराने का और गजा के लोगों को इजिप्ट और जॉर्डन भेजने का हमारा जो प्लान है, अगर उस प्लान में तुमने साथ नहीं दिया तो हम तुम्हें जो इमदाद देते हैं वो इमदाद बंद कर देंगे। भाई, इमदाद बंद करने पर तो फिर भी इजिप्ट कम से कम जिंदा रहेगा, इजिप्ट की इकॉनमी चलती रहेगी।
लेकिन जो इनका प्लान है अगर वो लागू हो गया तो वो तो इजिप्ट और जॉर्डन जैसे मुल्कों की स्टेबिलिटी के लिए ही खतरनाक है, और ये जानते हैं वो लागू नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जानते हैं लागू नहीं हो सकता। मार्को रूबियो जिनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनके 2-3 बयानात आए हैं, उन बयानात को जरा समझ लें तो समझ में यह आता है कि इनको खुद पता है कि ये कभी होने वाला नहीं है। रूबियो क्या कह रहे हैं? रूबियो कह रहे हैं कि अरब मुल्क ये तय करें कि हमास गजा के अंदर नहीं रहेगा, हमास गजा को रूल नहीं करेगा। जब से यह जंग शुरू हुई है पोस्ट वार गजा की प्लानिंग हो रही है, और उस प्लानिंग में यही है किसी तरह से हमास को बाहर कर दो। अब रूबियो ने एक और बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इजराइल दोबारा जंग शुरू कर देगा तो भी जंग खत्म होने वाली नहीं है, तो भी वो हमास को खत्म नहीं कर पाएगा। ये खुद जानते हैं, यानी ये खुद जानते हैं कि अगर दोबारा जंग शुरू हो जाए, जैसा कि अभी धमकियां दी गई थी, ट्रंप ने भी धमकी दी थी कि अगर सैटरडे तक सारे लोगों को रिहा नहीं किया गया तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज, पूरी तरह से वहां पर जंग शुरू हो जाएगी और ये वो हो जाएगा। उसके बाद उसी नशे में बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान दिया कि अगर शनिवार तक हमारे सारे के सारे होस्टेज नहीं रिहा किए गए तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। और उसके बाद यह हुआ कि लगातार वहां पर कारवान चलने लगे इमदाद के। 600 ट्रकें रोज भेजने की बात थी, कई दिन 600 ट्रकों से कम भेजा गया था, तो उसको पूरा करने के लिए कल 801 ट्रक भेजे गए, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। इसके अलावा रफा बॉर्डर पे एक बड़ा कारवा है जिसमें मेकशिफ्ट हाउसेस वगैरह वगैरह, टेंट्स वगैरह हैं, वो भी इंतजार कर रहा है इजराइल की परमिशन मिले तो अंदर जाए। वो सारा भी आज नहीं कल पहुंचेगा। ये सारा कुछ किया इसलिए गया ताकि हमास 3 लोगों को कम से कम रिहा कर दे और सीज फायर ना टूटे, क्योंकि इनको जंग करनी नहीं थी। ये जानते हैं जंग से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर 14 महीनों की जंग में हमास खत्म नहीं हुआ तो अगले 14 साल भी जंग चलती रहेगी तो हमास खत्म नहीं होगा। कारण यह है कि हमास कोई आर्मी नहीं है। हमास में जो लोग शामिल होते हैं वो फलस्तीनी हैं। लोग मरते जाएंगे और नए लोग लगातार उसमें शामिल होते जाएंगे। वहां कोई सैलरी के लिए शामिल नहीं होता, वहां फलस्तीन की आजादी का जो काज है उसके लिए लोग शामिल होते हैं। ये जरा सी बात है जो बात या तो ट्रंप समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। ट्रंप इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि वहां पर पीस या अमन सिर्फ तभी हो सकता है जब फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दिया जाए और खुद मुख्तार बनने दिया जाए। जब तक एक खुद मुख्तार मुल्क के रूप में फलस्तीन नहीं आएगा तब तक किसी न किसी रूप में हिंसा चलती रहेगी। आप अगर किसी तरह से जॉर्डन और इजिप्ट भेज भी दोगे तो वहां से भी जंग चलती रहेगी। लेकिन अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका लगातार यह बात कह रहा है कि गजा को खाली कराएंगे। अब जरा जोड़ घटा के आप देखिए, एक तरफ इन्हीं के जो रूबियो साहब हैं वो कह रहे हैं कि जंग खत्म नहीं होगी, अगर दोबारा जंग शुरू हो गई तो जंग खत्म नहीं होगी। ये भी कह रहे हैं कि गजा को हमास से खाली कराना है, लेकिन इसमें अमेरिका की आर्मी शामिल नहीं होगी। तो कौन सी आर्मी शामिल होगी? इजराइल की आर्मी तो पहले से शामिल है। चाहते ये हैं कि अरब मुल्क खुद ही गजा में घुसे अपनी आर्मी लेके और हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ें, यानी भाई भाई आपस में लड़ें, और जब लड़ने के बाद गजा खाली हो जाए तो अमेरिका आकर उस पर कब्जा कर ले। अब अरब मुल्क इतनी बेवकूफी करेंगे, ये सवाल मेरे सामने है, ये सवाल आपके सामने है, ये सवाल दुनिया के सामने है कि क्या अरब मुल्क वाकई अमेरिका की ये बात मानेंगे कि खुद वो अपनी आर्मी भेजें, अरबों को अरबों से लड़ाएं, हमास को खत्म करें और उसके बाद सैकड़ों सैनिकों की जान गंवाकर, अगर ऐसा कर पाए, अगर इतनी उनके अंदर ताकत है कि वो कर पाए, तब तो कर पाएंगे। और मान लीजिए कर भी पाए तो सैकड़ों हजारों सैनिकों की जान गंवाकर वापस लौट आए, लौट के बुद्धू घर को आए, मिले कुछ भी नहीं, जमीन मिले अमेरिका और इजराइल को। क्या ऐसी बेवकूफी अरब मुल्क करना चाहेंगे? कल मैं ये एक इंटरव्यू देख रहा था, इंटरव्यू का एक हिस्सा देख रहा था। ये अमेरिका में जो यूएई के राजदूत हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के राजदूत हैं, उनका इंटरव्यू था। उनसे पूछा गया कि ट्रंप जो गजा में करना चाहता है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, और यूएई के राजदूत कह रहे हैं कि फिलहाल मुझे दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गजा से, गजा के लोगों को निकालने का जो ट्रंप का प्लान है वो इकलौता अल्टरनेटिव है, वो सही है। यानी एक अरब मुल्क यूएई का रिप्रेजेंटेटिव राजदूत जो अमेरिका में है वो कह रहा है कि गजा से, गजा के लोगों को बाहर निकाल देना और गजा को थाली में सजाकर अमेरिका को दे देना,
इकलौता अल्टरनेटिव बचा हुआ है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आप खुद समझ सकते हैं कि यूएई इस समय कहां पर खड़ा हुआ है। इजिप्ट और जॉर्डन की प्रॉब्लम है क्योंकि उनके सर का दर्द है। अगर उनके यहां फलस्तीनी आए, 10 लाख 15 लाख फलस्तीनी अगर उनके घरों में घुसे, उनके इलाके में घुसे, तो उनका अपना मुल्क बेहद परेशान होगा। इसलिए वो तो लगातार इस बात पर लगे हुए हैं कि अल्टरनेटिव डेवलप किया जाए। लेकिन सऊदी अरबिया और यूएई का असल में क्या उद्देश्य है, असल में वो क्या कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका बस इतना चाहता है कि गजा की सारी प्रॉब्लम झेलें अरब के मुल्क। अगर उसका रीडेवलपमेंट होना है तो सारा पैसा वही दें, इजराइल और अमेरिका को एक पैसा ना देना पड़े। और अगर वहां जंग होनी है तो अरब मुल्क जाकर जंग करें, इजराइल और अमेरिका की आर्मी को वहां अपना खून ना बहाना पड़े। अगर इतने के बाद भी अरब मुल्क हकीकत नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर कुछ कहना मुश्किल है। आप देखिए कि इजराइल के अंदर ही अपनी प्रॉब्लम है। कल एक खबर आई जो बेहद चौंकाने वाली खबर है। 2 इजरायली यहूदी आईडीएफ पर, यानी इजराइल की जो सेना है उस पर हमला करने का प्लान करते हुए पकड़े गए। अब आपको भी आश्चर्य होगा कि आखिर इजरायली आईडीएफ पर हमला क्यों कर रहे हैं। जब इस खबर की डिटेल में मैं गया तो पता यह चला कि 7 अक्टूबर को जब से जंग शुरू हुई है, इजराइल की आर्मी ने और इजराइल के नेताओं ने जिस तरह की हरकतें की हैं, उससे ये लोग नाराज थे और आईडीएफ के ऊपर हमला कर रहे हैं। यानी इजराइल के अंदर जो हक पसंद लोग हैं, थोड़े से ही सही, वो भी नेतन्याहू को पसंद नहीं कर रहे हैं। हालात यहां तक पहुंचे हैं कि 3 ऐसे लोग जो नेतन्याहू के बेहद करीबी थे, उनके ऊपर केस ये हुआ है कि नेतन्याहू के ऊपर जो केस चल रहा है, उस केस में गवाहों को वो जबरदस्ती हड़का रहे थे, गवाहों को डरा धमका रहे थे। ये केस हुआ है नेतन्याहू के 3 करीबियों पर। और इसके साथ एक और बात हुई है कि वहां सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं आइजैक अमित। और आइजैक अमित की नियुक्ति से इतना नाराज है नेतन्याहू कि उस प्रोग्राम का उसने बायकॉट किया है। इजराइल का राष्ट्रपति जो है हर्जोग, उसने इस बात के लिए काफी लानत मलामत की है नेतन्याहू की। यानी इजराइल के अंदर भी अच्छा खासा एक हिस्सा डेवलप हो रहा है जो नेतन्याहू से नाराज है। इजराइल के बाहर के यहूदियों की बात करें तो अमेरिका में कल अखबारों में एक बड़ा विज्ञापन, लंबा विज्ञापन छपा है, पूरे पेज का विज्ञापन छपा है, जिसमें 250 यहूदी रब्बाई यानी यहूदी जो क्लेरिक हैं, उन्होंने ट्रंप के गजा प्लान की मलामत की है। कहा है नो, उन्होंने कहा है नहीं, गजा से, गजा के लोगों को निकालने का जो प्लान है वो एथनिक क्लिंजिंग है, वो जेनोसाइड है और ये बिल्कुल गलत है। और ये कहने वाले हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, ये कहने वाले यहूदी हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन, जिनकी सदारत का दावा करता है नेतन्याहू। तो दुनिया भर के जो हक पसंद लोग हैं वो गजा के इस प्लान का विरोध कर रहे हैं, नेतन्याहू का लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में वाकई समझ में नहीं आता कि इनको अकल है या नहीं, या फिर अपनी अकल किसी और को बेच दी है इन्होंने। सदानंद धूमे एक जर्नलिस्ट हैं जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में कॉलम लिखते हैं। कल उनका एक कॉलम आया जिसमें वो सवाल करते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान रेलोकेट कर सकते हैं, वर्ड ध्यान दीजिएगा, रेलोकेट कर सकते हैं, उजड़ के बच सकते हैं, तो गजा क्यों नहीं। पहली बात तो यह कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रेलोकेशन नहीं हुआ था। थोड़े से मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे, थोड़े से हिंदू पाकिस्तान से भारत आए थे। जब मैं थोड़े से कह रहा हूं तो किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन जो टोटल पॉपुलेशन थी उसकी तुलना करेंगे तो 10 से 12% लोगों का ही विस्थापन हुआ था और यहां आकर वो आराम से बस गए। और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो 2 आजाद और खुद मुख्तार मुल्कों की तरह अगल बगल रहते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो अलग अलग खुद मुख्तार मुल्कों की तरह रह सकते हैं, लड़ते भिड़ते जैसे भी हैं लेकिन रह तो रहे हैं, तो इजराइल और फलस्तीन क्यों नहीं रह सकते हैं। चलो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला ही लॉजिक इजराइल और फलस्तीन पर लगा देते हैं। 2 नेशन थ्योरी में जितना हिस्सा फलस्तीन को दिया गया था उतना फलस्तीन को दे दिया जाए, जितना हिस्सा दिया गया था इजराइल को उतना हिस्सा इजराइल को दे दिया जाए। फिर फलस्तीन वाले हिस्से में जो कब्जा किए हुए यहूदी बैठे हुए हैं, ज़ायनिस्ट बैठे हुए हैं, वो रेलोकेट किए जाएं इजराइल वाले हिस्से में। और अगर इजराइल वाले हिस्से में कोई फलस्तीनी है, कोई अरब है, तो उसको फलस्तीन वाले हिस्से में भेज दिया जाए। किसको दिक्कत है। यह रेलोकेशन हिंदुस्तान पाकिस्तान में तब हुआ था जब 2 आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बने थे। यहां तो आप उनको अपनी जमीन से उजाड़ कर किसी और मुल्क में भेज रहे हैं।
आप फलस्तीनी जमीन खाली कराइए और जो इजराइल में है उनको रेलोकेट कर दीजिए फलस्तीन में, और उन्हीं को नहीं, इजिप्ट में, जॉर्डन में, सऊदी अरबिया में, जिन जिन कंट्रीज में फलस्तीनी रह रहे हैं रिफ्यूजी की तरह, उन सबको फलस्तीन में रेलोकेट कर दिया जाए, अपने मुल्क में रेलोकेट कर दिया जाए। वो खुशी खुशी आएंगे और अपने मुल्क में रहेंगे। तो भारत और पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखकर एक घटिया बात, ट्रंप को सपोर्ट करने की घटिया बात कर रहे हैं सदानंद धूमे, जो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन ठीक है, हिंदुस्तान में हर तरह के लोग हैं, क्या कहा जा सकता है। धूमे जैसे लोग कभी यह सवाल नहीं उठाते हैं कि आखिर गजा में सीज फायर के बाद तुल्कराम और बाकी सारी जगहों पर लगातार इजराइल हमले क्यों कर रहा है, क्यों फलस्तीनियों को लगातार मार रहा है, वहां पर तो हमास नहीं है। यह सवाल कभी नहीं पूछेंगे। इजराइल को खाली कर दो और चाहे कहीं भी बसा दो। भाई धूमे, मैं तो यह कहूंगा कि ट्रंप को समझाओ कि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, ये जितने के जितने फलस्तीनी हैं उन सबको अमेरिका का ग्रीन कार्ड देके अमेरिका में ही बसाने का प्रपोजल दे, शायद वो तैयार हो जाए। लेकिन अपने मुल्क में तो जो लोग आए हैं उनको भगा रहे हो। पहले इंडियंस को भगाया, अब 16 फरवरी को दूसरे इंडियंस को भगा रहे हो। मोदी वहां पर हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और यहां पे गजा वालों से उनकी जमीन छीन रहे हो, उनको उनकी ही जमीन से उजड़ने को कह रहे हो। ये गुंडागर्दी के अलावा क्या है? ये धमकी तानाशाही के अलावा और क्या है? और ये धमकी कितना चलेगी कोई नहीं जानता। मैं आपको अगर अमेरिका की ही बात बताऊं तो एक सर्वे आया है जो बताता है कि डेमोक्रेट पार्टी जो पहले शासन में थी उसके 85% लोग जो हैं वो ट्रंप के प्लान से सहमत नहीं हैं। जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके भी 63% लोग जो हैं वो ट्रंप के प्लान से सहमत नहीं है, और यहां तक कि रिपब्लिकन यानी उसकी अपनी जो पार्टी है वहां भी 43% लोग ऐसे हैं जो ट्रंप के प्लान से सहमत नहीं है। और अगर सर्वे कराया जाएगा तो ये ज्यादातर लोग ईरान के साथ किसी जंग से भी सहमत नहीं होंगे। लेकिन अपने पागलपन में और इजराइल के पैरों में झुके जाने के नशे में ट्रंप जो है वो सारा कुछ कह और कर रहा है जो फाइनली अमेरिका के लिए भी बेहद नुकसानदेह होने वाला है। अभी ट्रंप जो कह रहा है उसके नशे में हाई हैं इजराइल के लोग और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब पहला मामला आया, जब यह हुआ कि हमास शनिवार तक अगर सारे लोगों को नहीं लौटाता है हम जंग करेंगे, 24 घंटे में घुटनों पर आ गए इजराइल, 24 घंटों में घुटने पर आ गए नेतन्याहू और मान गए कि चलो सारे लोगों को नहीं, सिर्फ 3 लोगों को रिहा कर दो। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमास की जो डिमांड थी कि और ज्यादा इमदाद भेजी जाए, तुरंत 600 से ट्रकों की संख्या 801 हो गई। तो इनको भी पता है कि हमास से सीधी लड़ाई में गजा को खाली कर पाना तो छोड़ दीजिए, गजा पर कब्जा करना भी लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए कोशिश यह की जा रही है कि पॉलिटिक्स करके जो अरब मुल्क हैं उनके थ्रू कुछ ना कुछ करा लिया जाए। अब यह सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात है। टर्की ने भी इस बीच में कई सारी बातें गजा पे की हैं। एक बात यह कहा है कि गजा को आजाद कर दीजिए और कुछ दिनों के लिए गजा टर्की का ऑटोनॉमस हिस्सा बन जाएगा। अब आर्दोगा की बातें लोग इतना सुन चुके हैं कि वो इस पर बहुत भरोसा करने वाले नहीं हैं। गजा के लिए सिर्फ उनके पास जबानी जमा खर्च है, जबकि इजराइल की वो पूरे दौर में लगातार मदद करते रहे हैं और सीरिया में तो आर्मी भेजकर उन्होंने असद की सरकार गिरवाई। ऐसे आदमी के ऊपर गजा या गजा के लोग भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे ये तो वो ही तय करेंगे। उधर आईसीसी के जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगाया है अमेरिका ने। मैंने आपको बताया कि सैंक्शन लगाना, धमकाना, हड़काना, ट्रंप बस यही कर रहे हैं। ये जो सैंक्शन लगा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि इजराइल के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसके चलते सैंक्शन लगा है, इसको थोड़ा गौर से देखना चाहिए। दरअसल इस समय एक और जांच चल रही है। अफगानिस्तान में जो ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिक थे उन्होंने जो ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया है उसकी भी जांच चल रही है, और साथ में सीरिया में जो ब्रिटिश सैनिकों ने किया है उसकी भी जांच चल रही है। अब अमेरिका को एक डर यह है कि आईसीसी कहीं इजराइल से आगे बढ़ के हमारे ऊपर ही कोई वारंट ना निकाल दे, हमारे ऊपर ही कोई केस ना कर दे। इसलिए पहले ही आईसीसी के ऊपर और उसके बाद आईसीसी के जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगाया है। हालांकि इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आईसीसी ने कहा है कि वो अपना काम करती रहेगी। दिक्कत यह है कि जब पुतिन के ऊपर आईसीसी ने सैंक्शन लगाया तो यही अमेरिका बहुत खुश हो रहा था।
अगर अमेरिका आईसीसी को पूरी तरह से बर्बाद करने में कामयाब हो जाता है तो इस बात को याद रखिए कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल्स हैं, पॉलिटिकल क्रिमिनल्स और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स, उनके खिलाफ केस करने, उनके खिलाफ मुकदमा करने की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई जगह नहीं रह जाएगी। जिसकी लाठी उसके भैंस की थीरी दुनिया में फिर से चलेगी। और लाठी एक ऐसी चीज है जो हाथ बदलती रहती है। आज आपके पास लाठी है, कल किसी और के पास होगी। आज एक के पास ताकत है, कल किसी और के पास ताकत होगी। और सच्चाई यह है कि आज भी केवल एक के पास ताकत नहीं है, ताकत रशिया के पास भी है, ताकत चाइना के पास भी है, जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है। अभी जब मोदी के साथ ट्रंप ने बात की और ट्रेड रूट बनाने की बात की तो उसमें इजराइल और इटली को भी शामिल करने की बात की और यह कहा गया कि यह सारा कुछ चीन की जो योजना है, चीन के जो ट्रेड रूट की योजना है, उसको चुनौती देने के लिए किया गया है। तो यह है अभी तक के हालात। लेबनान में भी हालात बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। लेबनान के पीएम बेरी ने कहा है कि जो अपना स्टे लेबनान में बढ़ाना चाहता है इजराइल, उसके लिए हम राजी नहीं है। हालांकि इसी लेबनान सरकार ने ईरान की 2 जहाजों को लेबनान में उतरने से मना कर दिया है, क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया था कि वो हिजबुल्लाह के लिए पैसे लेके आ रही थी। इसके बाद हिजबुल्लाह के लोगों ने लेबनान में काफी प्रदर्शन वगैरह किया है। वो न्यूज डेवलप हो रही है, थोड़ा उसके बारे में और डिटेल आ जाए तो कल या परसों में उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आज तक की यही खबर है। उम्मीद मुझे पूरी ये है कि शनिवार को यानी कल हमास 3 लोगों को रिहा करेगा। बदले में जैसा तय हुआ था तकरीबन 250 लोगों को इजराइल रिहा करेगा और फिलहाल फायर चलता रहेगा। इन सब के बीच ट्रंप हाथ पांव मारते रहेंगे गजा पर, लेकिन जहां तक गजा को खाली कराने का मामला है, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ऐसा करा पाने में सफल हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।